सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दो, पहले जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सभी जुड़ जाइए। जल्दी क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी। बहुत ही शानदार सेशन है आज का। CDP 17 पढ़ने वाले बाल विकास। सभी को नमस्ते, मोस्ट मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी। और पहले शेयर कर दो वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो। जल्दी स्टार्ट हो रही है अपनी क्लास। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो, किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है। क्वालिफाइड एग्जाम क्या किया, टेट 11-12, प्रशासन पुलिस सब इंस्पेक्टर 11, एसएससी 2012, पुलिस एग्जाम 13, माइंस एग्जाम 14-15, पुलिस एग्जाम 15, रेलवे नॉन टेक्निकल 14-15, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम L2 2018। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 5 ईयर का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बात करते हैं अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको अनअकैडमी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवा दिए। तो फर्स्ट है डेली लाइव क्लासेस मिलती है, जिसके अंदर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विज चलते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस तैयारी की परिचय कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड एक्सेस, जिसे वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद विभिन्न डिवाइसेस के अंदर आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ने का मौका मिलता है आपको। बात करते हैं आरपीसी सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है। 1 ईयर का 7,000 का है और 2 ईयर का 8,400 का। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास 01 यूज करते हो तो आपको 1 ईयर का जो कोर्स है उसके अंदर 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 मिलने वाला है, और 2 ईयर का जो कोर्स है वो 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में मिलने वाला है। पढ़ रहे थे अपन यूनिट फर्स्ट साइकोलॉजी की बाल विकास, जिसके अंदर हमने पढ़ ली थी टोटल CDP 16। लास्ट CDP में हमने बात की थी जीन पियाजे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, और अभी हम रेगुलर कर रहे हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की टर्म्स पढ़ रहे थे। जीन पियाजे के सिद्धांत की टर्म्स पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर किस सब कौन कौन सी शब्दावलियां पदों का उपयोग किया, तो हमने उसके अंदर पढ़ लिया था। पहले अनुकूलन पढ़ा था, अनुकूलन या संगठन, उसके अंदर आत्मीकरण, समावेशीकरण, संतुलन और समायोजन सब पढ़ लिए थे। 3 पार्ट पढ़े। उसके बाद व्यवस्था पर पढ़ा था, संरक्षण पढ़ा था, मेंटल प्रोसेस और मेंटल स्ट्रक्चर एंड मेंटल ऑपरेशंस पढ़े गए, स्कीम एंड स्कीमा पढ़े थे। और आज बात करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर करना है। तो 9 नंबर का पॉइंट है, 8 हमने टर्म्स जीन पियाजे की पढ़ ली है। ठीक है, 8 टर्म्स हमने पढ़ ली है। 9 नंबर की बात करते हैं, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, तो बताइएगा। चलो बात करते हैं अपन। देखो वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है। देखो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो खिलौनों से क्या कर रहा है, खेल रहा है। देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं अपन। एक छोटा बच्चा वो खिलौनों से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, ये खिलौने से खेल रहा है। यदि बच्चा खेलते खेलते उनको खिलौनों का, आप खिलौने बच्चे के सामने जो खिलौने हैं उनको लेके आप दूसरी जगह छुपा देते हो, दूसरी जगह छुपा देते हो, तो बच्चा ये समझेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। यानी बच्चा उन खिलौनों को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, नहीं करेगा। ठीक है, जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आंखों के सामने नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसे बोलते हैं उसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। हाँ, यदि बच्चा उन खिलौनों को ढूंढने का प्रयास कर ले कि मेरे सामने खिलौने थे, अब उनको छुपा दिया गया है, तो उसे बोलेंगे, यानी उसके माइंड में खिलौनों का स्थायित्व बना हुआ है। खिलौने उसके प्रत्यक्ष में नहीं है, सामने नहीं है, फिर भी उसके माइंड में खिलौनों का क्या बना हुआ है, इमेज बनी हुई है कि मेरे सामने कुछ समय पहले खिलौने थे और अब उनको कहीं पर छुपा दिया गया है। तो बच्चा उन खिलौनों को ढूंढने का प्रयास करेगा, उसके माइंड के अंदर उस वस्तु का स्थायित्व अभी भी बना हुआ है। इसे बोलेंगे वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस।
नेंस। देखो, जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आंखों के सामने नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, उसे बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। ठीक है। जब यदि बच्चा यदि इन खिलौनों को, बच्चा है, इन खिलौनों को, जो खिलौने, इन खिलौनों को यहां पर छुपा देने के बाद नहीं ढूंढता है, वो ये सोचता है कि मेरे सामने कुछ भी नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी, उनको नहीं ढूंढता है, कोशिश नहीं करता है ढूंढने की, पाने की नहीं कोशिश करता है, तब ये समझा जाएगा कि उस बच्चे के अंदर, उस शिशु के अंदर वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है? अब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। यदि वो बच्चा उस खिलौनों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, यदि उसके सामने वो खिलौने अब नहीं है, तो भी वो उसके अस्तित्व की समझ रख रहा है, यानी उस वस्तु का स्थायित्व समझ रहा है, तब बोलेंगे उस बच्चे के अंदर, उस शिशु के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ये हम देखने वाले आगे की क्लासेस के अंदर, तो थ्योरी पढ़ेंगे, इसके चारों टर्म्स पढ़ेंगे, चारों थ्योरीज के जो पार्ट पढ़ेंगे, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, अमूर्त, उसके अंदर हम पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे से। तो आपको ये ध्यान रखना कि वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है। ठीक है, यानी वस्तु स्थायित्व यानी वस्तु स्थायी है, सामने है, ठीक है, तब तक हम उसका स्थायित्व समझते हैं। ठीक है, यदि वस्तु हमारे सामने नहीं है, उसके बाद भी उसका, उस वस्तु का, इमेज का माइंड के अंदर अस्तित्व बना रहना, उसे बोलेंगे वस्तु स्थायित्व है। यदि बच्चा उसके बाद भी खिलौने को ढूंढता नहीं है, सामने यदि खिलौना है उसको छुपा दे, फिर भी यदि खिलौने को नहीं ढूंढ रहा है, तो उस टाइम बोला जाएगा उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं है। देखो, जब बच्चे तात्कालिक संवेगी अनुभवों से परे नहीं जाते हैं, तात्कालिक संवेगी अनुभव का मतलब हो गया खिलौने से, तब उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता। यदि अनुभवों से दूर नहीं जाते, परे नहीं जाते, बच्चे के सामने रखे खिलौनों को गायब करने के बाद बच्चा नहीं ढूंढेगा, इसके अंदर, इसका मतलब क्या, वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर नहीं है। यदि बच्चा खिलौनों की तलाश करने लग जाए तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। दो बात है, बहुत सिंपली कंसेप्ट है। दो बच्चे हैं, दोबारा से बताता हूँ, पूरा वापिस बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ये टर्म्स आपको बहुत ही काम आने वाली है। आगे के सिद्धांत आप पढ़ोगे, इसके जो पार्ट पढ़ोगे उसके अंदर आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जैसे ये बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये, ठीक है, इस बच्चे के सामने ये खिलौने हैं कुछ, ठीक है, इसके सामने भी खिलौने, ठीक है। अब देखो, जो बच्चा ए है और ये बी है, अब देखो दोनों के खिलौने हैं, उनको छुपा दिया, ठीक है, छुपा दिया, दोनों के खिलौने को इस साइड लेके छुपा दिया, तो ए जो बच्चा है वो ये समझेगा कि मेरे सामने कुछ भी नहीं था, कोई भी वस्तु नहीं थी, वो वस्तु नहीं थी, इसका मतलब वो खिलौने को ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, और बी जो बच्चा है वो ये समझेगा कि मेरे सामने खिलौने थे, वस्तु थी, और उसको अब छुपा दिया गया है कहीं पर, तो वो ढूंढने का प्रयास करेगा, तो इसे बोलेंगे इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रेजेंट है, और नहीं करेगा तो इसके अंदर एब्सेंट है। ये हो गया वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रॉपर्टी, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर एब्सेंट होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे से। चलो पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, वर्ताकार प्रतिक्रिया। वर्ताकार प्रतिक्रिया क्या होती है? देखो, वर्ताकार का मतलब था उसको बार बार रिपीट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपको, मैं बता देता हूँ। वर्ताकार प्रतिक्रिया का मतलब होता एक चीज को बार बार रिपीट करना, वर्त की से बार बार रिपीट करना, दोहराना, क्या होती है, वर्ताकार प्रतिक्रिया होती है। देखो, शिशु की स्वयं की अंग संचालन क्रिया, स्वयं की अंग संचालन क्रिया से नया अनुभव होना, जिसे वो बार बार दोहराता है, उसे बोलते हैं वर्ताकार प्रतिक्रिया। जैसे बच्चे दूध पीने पर चप की ध्वनि, बच्चे दूध पीते हैं तो चप की ध्वनि निकलती है, के कारण, उस ध्वनि के कारण बच्चा बार बार वर्ताकार प्रतिक्रिया करता है, उसे बार बार दोहराता है इस ध्वनि को सुनने के लिए, ये कहलाती है वर्ताकार प्रतिक्रिया। और ये जीवन के प्रथम 2 वर्षों में होता है, यानी संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अंदर ये गुण पाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ताकार प्रतिक्रिया निम्न में से जीन पियाजे की किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? तो बताइए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त। बताइए, ऑप्शन बताएंगे सभी, ए बी सी डी। चलो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूं, इसका क्वेश्चन लिख देता हूं।
जीन पियाजे की किस अवस्था में वर्ताकार प्रतिक्रिया का गुण होता है, ठीक है, पाया जाता है। ए ऑप्शन पहली अवस्था में, बी ऑप्शन दूसरी, सी ऑप्शन तीसरी, डी ऑप्शन चौथी अवस्था में। तो आपको देखो इस क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या मांग लिया। देखो आपको नंबर एक तो पता होना चाहिए सभी अवस्थाओं का ऑर्डर, सभी अवस्थाओं का क्रम पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। दूसरी बात, आपको वर्ताकार प्रतिक्रिया क्या होती है, किस अवस्था के अंदर होती है, कितनी उम्र में होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो दो बातें इस क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएगी। बताइए, तो मैंने अवस्थाओं के बारे में बताया। पहली अवस्था कौन सी होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए जीन पियाजे की किस अवस्था में वर्ताकार प्रतिक्रिया का गुण पाया जाता है। सभी चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ए है, बी है, सी है या डी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मैं बता रहा हूं वर्ताकार प्रतिक्रिया का गुण जन्म से 2 वर्ष यानी प्रथम 2 वर्षों के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा आपका ए सही, क्योंकि प्रथम 2 वर्षों की अवस्था को बोलते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहली अवस्था के अंदर यह गुण पाया जाता है, जिसके अंदर शिशु क्या करता है, अपने स्वयं की अंग संचालन क्रिया से नया अनुभव पाता है, यानी बार बार किसी चीज को दोहराता है। बच्चे दूध पीने पर चप की ध्वनि के कारण वर्ताकार प्रतिक्रिया करते हैं, बार बार दोहराते हैं। यहां से सी टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीववाद व संजीव चिंतन। ये भी बहुत ही शानदार चीज है, ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आप पूछा जाता है और आपको यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं इस टर्म से, इस टर्म्स का पूरा डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलो बताइए जीववाद और संजीववाद क्या है, जीववाद और संजीववाद क्या है। आप अपने तर्क लिख सकते हो इसके अंदर चैट बॉक्स में कि जीववाद और संजीववाद क्या होता है, जरा बताइए आप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, जीववाद और संजीववाद में क्या अंतर, दोनों एक से वर्ड है, जीववाद और सजीव चिंतन या संजीववाद, बताइए क्या होता है। तो देखो बात करते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, अच्छे से समझना आपको। देखो सभी निर्जीव वस्तुएं, जीववाद की बात करें, सभी निर्जीव वस्तु, सजीव चिंतन, सभी निर्जीव वस्तु। देखो सभी निर्जीव वस्तुओं में को सजीव समझना। सजीव क्या होता है आपको पता है, सजीव होता है एक निर्जीव होता है, एक निर्जीव होता है। सजीव सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है, बेसिकली बात है, ठीक है। तो देखो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या है, जीववाद कहलाता है, ठीक है। ये बात आ रखी है, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद, यानी जीववाद के अंदर आप इतना याद रखोगे, जीववाद में सजीव समझना जीववाद, सभी वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद, और सभी निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के हाव भाव देखना, यानी मनुष्य में सजीव है लेकिन मनुष्य के हाव भाव देखना और सजीव समझना, इसमें बहुत अंतर। सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पशु पक्षियां भी आ जाती हैं। तो इस सजीव समझता है जीववाद को, सॉरी जीववाद के अंदर सजीव समझता है, और मनुष्य के हाव भाव देखता है सजीव चिंतन में, बहुत कम डिफरेंट है, लेकिन आपको समझना है बहुत अच्छे से, तब उसे बोलेंगे सजीव चिंतन। यानी सजीव समझता है सभी निर्जीव वस्तुओं को तो उसे बोलेंगे जीववाद, और सभी वस्तुओं के अंदर मनुष्य के हाव भाव देखता है तो उसे बोलेंगे सजीव चिंतन। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। देखो दो बात है, देखो जीववाद और एक सजीव चिंतन, दोनों में अंतर है। देखो सभी वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में, सभी निर्जीव वस्तुओं में, देखो जीववाद के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, जीववाद के अंदर सभी को सजीव, सभी सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तु को सजीव समझेगा, यानी ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। और सजीव चिंतन में फिर सजीव आगे तो मानव समझता है, मानव मनुष्य के हाव भाव देखता है, तो ये हो जाएगा सजीव चिंतन। आपको इतना ध्यान रखना है।
जीववाद में सजीव समझता है सभी वस्तुओं को, और सजीव चिंतन में सभी वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के हाव भाव देखता है, उसे बोलते हैं सजीव चिंतन। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हवाई जहाज को देखकर पक्षी समझना। अब बताओ, पक्षी क्या है? सजीव है। ठीक है, तो पक्षी सजीव है यानी सजीव है, तो हवाई जहाज को निर्जीव वस्तु है, ये निर्जीव होगी, तो निर्जीव को क्या समझ रहा है? सजीव समझ रहा है, तो ये क्या फैक्ट कहलाएगा? आपका जीववाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। दौड़ती हुई एमसी मोटरसाइकिल या बाइक को, ये निर्जीव है, को देखकर घोड़ा समझना। घोड़ा क्या? सजीव है, तो ये भी क्या कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। देखो, बात करते हैं सजीव चिंतन की। चांद मुस्कुरा रहा है। चांद क्या है? निर्जीव है। मुस्कुराना ये मनुष्य के हाव भाव है। किसके हाव भाव है? मनुष्य के हाव भाव है। मनुष्य के हाव भाव देखना, तो मुस्कुरा रहा यहाँ पर सजीव समझता है, और यहाँ पर मनुष्य के हाव भाव देखता है। तो देखो, चांद मुस्कुरा रहा है, ये मनुष्य का हाव भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन हो गया। सूर्य आज क्रोधित है, सूर्य आज क्या? गुस्से में है, तो मनुष्य के हाव भाव देख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन का उदाहरण हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे देखना। देखो, क्वेश्चन क्या आने वाला है? सूर्य आज, चलो क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्वेश्चन समझना, आप क्वेश्चन देखना। चंदा मामा सो गए। चंदा मामा सो गए, उक्ति में एक शिशु जीन पियाजे की किस शब्दावली की पालना कर रहा है? यानी कौन सी शब्दावली की बात कर रहा है? ऑप्शन पहला आएगा जीववाद, बी आएगा अनुकूलन, सी आएगा संगठन, और डी आएगा नीचे नीचे आएगा सजीव चिंतन। आपको नीचे नीचे मिलने वाला है सजीव चिंतन। तो बताइए, चंदा मामा सो गए, मतलब चंदा है निर्जीव, मामा सो गए यानी मनुष्य के हाव भाव देख रहा है, तो इसे बोलेंगे, मतलब जीववाद बोलोगे या सजीव चिंतन? ऑप्शन सभी आंसर बताएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा इसका आंसर, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? तो चंदा मामा सो गए निर्जीव के अंदर मनुष्य के हाव भाव देखता है, तो उसे बोलते हैं सजीव चिंतन। तो आपका ऑप्शन डी सभी का क्लियर हो गया, सही हो गया, डी ऑप्शन। समझ में आई जीववाद और संजीववाद की बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पलटन। पलटन और अपलटन का गुण, यानी पलटा भी गुण बोल सकते हो, अपलटा भी, ठीक है। पलटन और अपलटन का गुण, ठीक है। पलटन और अपलटन का गुण क्या होता है? ठीक, बताइए आप। पलटन को बोल सकते हो पलटना, पलटन को बोल सकते हो पलटना, मतलब चेंज होना, पलटन को बोलते हो। देखो, पलटन क्या होता है, पलटन क्या होता है, देखो समझना बहुत अच्छे से, एग्जाम में काम आने वाले आपको। देखो, पलटन या पलटा भी बोल सकते हो, पलावटी बोल सकते हो, पलावटी गुण। रिवर्सेबल क्वालिटी, रिवर्सेबल क्वालिटी, ठीक है ना, और इरिवर्सेबल क्वालिटी, दो बात आती है, पलटन या पलटावी, और एक होता है अपलटावी, अपलटावी गुण। दो प्रकार के गुण होते हैं, इनको समझना है। देखो, जो पलट जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, उसे बोलते हैं पर उत्कर्मणीयता। उत्कर्मणीयता साइंस के अंदर आती है, दो प्रकार के विक्रिया होते हैं, उत्कर्मणीय विक्रिया और अनुत्कर्मणीय विक्रिया। जैसे ये प्लस ए प्लस बी है, और ये हो गया सी प्लस डी। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो 2 + 2, ठीक है, ये हो गया मान लो 5 हो गया, ठीक है, ये एक साइड के अंदर जा रहा है, ठीक है, वापिस रिवर्स के अंदर नहीं आएगा, तो इसे बोलेंगे अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, ठीक है, एक साइड के अंदर जा रहा है तो वापिस बैक नहीं आ रहा। देखो 2 + 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, तो इसका वापिस ये रिवर्स हो सकता है, तो इसे बोलेंगे
उत्कर्मणीय विक्रिया या उत्कर्मणीयता, यानी पलटावी गुण होते हैं, पलट जाते हैं, वापस पलट जाते हैं, उसे बोलेंगे उत्कर्मणीयता, रिवर्सेबल। और जो अपलटावी गुण होते हैं, जो वापस पलटते नहीं है, उन्हें बोलेंगे अनुत्कर्मणीयता, इन रिवर्सेबल, अनुत्कर्मणीयता। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पलटावी गुण और अपलटावी गुण। यानी जिसके अंदर पलटावी गुण नहीं है उसको बोल देंगे अपलटन या अनुत्क्रमणियता, इरिवर्सिबल, यानी विपरीत प्रक्रिया इसकी। ठीक है, आपको पलटावी समझना है बहुत अच्छे से, पलटावी आपको समझना है, उसका विपरीत हो जाएगा अपलटावी। देखो पलटावी गुण क्या होता है, पलटावी गुण क्या होता है, देखो अब देखो एक बच्चा, छोटा शिशु है, छोटा बच्चा है जिसका ये घर है, होम है, और ये देखो बच्चे का वे क्या है, विद्यालय है। ठीक है, अब देखो छोटा शिशु है, बच्चा है, वो देखो घर से स्कूल आता है डेली। ठीक है, यहाँ पर स्कूल है, तो वो ये मानो आप, ये घर से स्कूल आने में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है बच्चे की। ठीक है, घर से स्कूल आया 2 किलोमीटर, फिर वापस घर से स्कूल से वापस घर जा रहा है, तो भी दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर की ही होगी। ठीक है, दूरी तो बराबर रहने वाली है। ठीक है, ये बात यदि बच्चा समझ सके कि घर से स्कूल की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी स्कूल से घर की है, यदि ये बात बच्चा समझ रहा है, इसको पलट रहा है, इसको रिवर्स कर रहा है, इसको उत्क्रमणीयता कर रहा है, इसको पलट रहा है, तो बच्चे के अंदर पलटावी गुण प्रेजेंट है, उसके अंदर पलटावी गुण प्रेजेंट है, उत्क्रमणीयता है, यानी अपलटन का दोष नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी या इसको बोल सकते हैं, एक टीचर बच्चे को बता रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9 होते हैं, तो बच्चा ये बता दे सर 6 प्लस 3 बराबर भी 9 होते हैं, यानी इसको पलट दिया, इसके समकक्ष कर दिया, इसको पलट दिया, निष्कर्ष निकाल लिया बच्चे ने, तो इसे बोलेंगे पलटावी गुण या उत्क्रमणीयता, बच्चे के अंदर रिवर्सिबल क्वालिटी उसके अंदर है। और यदि ये प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोलेंगे अपलटन का गुण, यानी उसके अंदर पलटावी गुण नहीं है। देखो नियमों के अर्थ को समझना, नियम है जो घर से दूरी इतनी है उतनी दूरी स्कूल से घर की है, तो नियमों के अर्थ को समझना पलटन गुण है, यानी घर से स्कूल जितना दूर है उतना दूरी क्या है, घर से स्कूल है। देखो एक परिस्थिति से सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में बदल बदल कर प्रयोग करना, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 9 शिक्षक ने बताया तो बालक ने बताया 6 प्लस 3 9 होते हैं, समझकर निष्कर्ष निकाला, यानी पलट देना, उलट देना, पलट देना, रिवर्स कर देना, उत्क्रमणीयता, पलटावी गुण कहा जाता है। ठीक है, ये गुण पलटावी का, पलटने का गुण कब आता है, थोड़ी सी बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर लेट आता है। कब आता है, जो आपकी फर्स्ट अवस्था है, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था बोलेंगे इसे, संक्रिया तो करता ही नहीं है बच्चा, शिशु करता नहीं है, तो संवेदी क्रियात्मक या गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, पहली अवस्था है। इसके अंदर 2 वर्ष की होती है, यानी टोटल 24 माह की अवस्था होती है, तो इसके अंदर मैं बता दूं, बच्चा 18 माह में, 18वें माह के अंदर ऐसी गुण इसके अंदर एक्टिविटी आ जाती है। तो आपको बेसिकली क्या समझना, आपको पलटावी और अपलटावी जो गुण है उसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पलटावी गुण कौन सा होता है और अपलटावी गुण कौन सा है, किस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर ये पलटावी गुण आ जाता है। शुरू से कौन सा होता है, बच्चे के अंदर शिशु होता है, छोटा शिशु होता है, उसके अंदर निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है, पलटावी पाया जाता है, अपलटावी, तो उसके अंदर अपलटन का गुण या अनुकर्मण्यता का गुण पाया जाता है। और वस्तु स्थायित्व का पाया जाता है या नहीं, तो नहीं पाया जाता, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर नहीं पाया जाता, जैसे जैसे उसके अंदर समझ विकसित होती है तो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ये बात समझ आ गई, ये इसकी क्या पूरी विपरीत प्रक्रिया है। जन्म से 6 वर्ष तक ये गुण रहता है, 6 वर्ष तक ये गुण रहता है, शेष अवस्था तक ये गुण रहता है, शिशु अवस्था तक ये गुण रहता है। ठीक है, मैंने बताया था सॉरी ठीक है ना, यानी बात मैं कर रहा हूं शेष अवस्था के अंदर ये गुण रहता है, वो वस्तु स्थायित्व की बात है। देखो आपको क्या ध्यान रखना, पलटावी गुण मैंने बता दिया, जो नियमों को बदल सके, पलट सके। ठीक है ना, स्कूल से घर उतना दूर जितना घर से स्कूल, ठीक है, ये पलटावी गुण होगा, इसे उत्क्रमणीयता बोलते हैं। इसका विपरीत प्रक्रम, यानी इनको नहीं समझ सके उसे बोलते हैं कि अपलटन, यानी शिशु इन सब बातों को नहीं समझ पाता है, तो शेष अवस्था के अंदर पलटावी गुण का अभाव होता है। तो पलटावी गुण का अभाव होगा तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा, तो अपलटन या अनुत्क्रमणीयता का गुण पाया जाएगा। तो जीन पियाजे की अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, तो दूसरी वर्ष जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंत तक ये इसके अंदर पलटावी गुण
आने लग जाता है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पलटावी गुण एक बच्चे के अंदर या एक बालक के अंदर कब विकसित होता है? कब विकसित होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अंदर, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर और अमूर्त के अंदर। तो आप बताओगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंत तक पलटावी गुण विकसित हो जाता है, क्योंकि शेष अवस्था के अंदर अपलटन का गुण 6 वर्ष तक अपलटन का गुण बना रहता है। उसके बच्चों क्या कर सकता है, रिवर्सेबल क्वालिटी उसके अंदर नहीं आते, बच्चा अलट पलट के यानी बदल कर यानी उत्क्रमणीयता की प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने, ये आपके टोटल टर्म्स हो गई जीन पियाजे की 12। तो 12 टर्म्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके बगैर हमें जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आ सकती है। तो आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप आरपीसी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो विकास 01 कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और कल से 13 से लेके 17 तक मैंने पहले बताया आपको बात कि इस सीडीपी की जो यूनिट फेस्ट है उसकी हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। रेगुलर आपको रिवीजन क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना, रिवीजन क्लास आपको जरूर लेनी है, छोड़नी नहीं है रिवीजन क्लास। उसके अंदर आपको एक साथ बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है। चार क्लास होने वाले। एक क्लास के अंदर वृद्धि विकास की पूरी कंसेप्ट तैयार होगा आपका, दूसरे में पूरे सिद्धांत तैयार होने वाले, तीसरे के अंदर वर्गीकरण पढ़ने वाले सभी साइकोलॉजिस्ट का, और चौथे के अंदर पूरा फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। इसके बाद हमारा केवल सोशल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट रहेगा, और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेगुलर चलता रहेगा। और 1000 एमसीक्यू की बात करें तो लगभग 18 या 19 तारीख से 1000 एमसीक्यू की क्लास अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको जल्दी सूचना दे दूंगा, वो अपन करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो मिलते हैं कल रिवीजन क्लास फर्स्ट के अंदर। वर्दी और विकास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बने रहना आपको जरूर क्लास के अंदर। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बाय।